हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेट टाइस में। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। और अगर क्रिकेट का और वर्ल्ड कप का खुमार उतर गया हो तो हम लोग कुछ पढ़ाई लिखाई भी कर लें। एक्चुअली टीम इंडिया का परफॉर्मेंस सेमीफाइनल में अच्छा नहीं रहा, बाकी जर्नी ठीक रहा। और जो बुमराह की कमी है वो खल रहा था टीम इंडिया को, और उसके बाद चहल को खिलाना चाहिए था और संजू सैमसन का टीम में सिलेक्शन होना चाहिए था, क्योंकि वो मास्टर है आपको T20 का और स्ट्राइकर है और विकेट कीपर भी है। तो छोड़िए, हमारी जो जर्नी थी टीम इंडिया की वो ख़त्म हो चुकी है। और जो अब हम लोग केवल और केवल खेल भावना की दृष्टि से देखेंगे। इंडिया जीतेगा, कौन जीतेगा ये तो अब रहा नहीं मैटर। तब खेल भावना आएगा कि जो टीम अच्छा खेलेगा वो फाइनल ले जाएगा, चाहे वो इंग्लैंड हो या फिर पाकिस्तान हो। तो आप लोग भी कमेंट कीजिए आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। हम तो क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे, क्रिकेट की जय हो, ठीक है। और कल का दिन हमारे लिए, पूरे हमारे जितने भी जो भारतीय लोग थे, प्रशंसक थे क्रिकेट के, उनके लिए अच्छा नहीं रहा। हम भी थोड़ा सा अपसेट हो गए थे इस चीज़ को लेकर के कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी टीम इंडिया अच्छा करेगी, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर छोड़िए। तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं, जहाँ हमने छोड़ा था अपना जो पढ़ाई लिखाई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग पढ़ रहे थे थीम्स मतलब किसी भी सब्जेक्ट का जो कथा वस्तु होता है, थीम्स होता है। फिर उसके बारे में 2-4 लाइन, 5 लाइन, 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हम लोग हर थीम पे पढ़ते जाएंगे। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की थीम की अगर बात करें हम लोग, तो इसमें लगभग 30-35 थीम आपको मिल जाएंगे। सबसे पहला ये होता है कि इसका ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका उत्पत्ति कैसे होता है, फिर इसका कालक्रम क्या है, जैसे 2500 BC से लेकर के 1500 BC। उसके बाद इसका डिक्लाइन आखिर कैसे हुआ, इसका डाउनफॉल कैसे हुआ, ये कैसे पूरी जो सभ्यता थी, ये पूरी सभ्यता जो सिविलाइजेशन है ख़त्म हो गई, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या एविडेंसेज है, क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्या क्या चीज़ें यहाँ से हमें प्राप्त होती है, और कौन कौन सी खोज यहाँ की गई है, कितने जो एक्सकैवेशंस किए गए हैं, ठीक है। और कौन कौन से एक्सकैवेटर्स रहे हैं। हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, और लेटर 1930s में भी और सारे लोग आते हैं, और ये फर्दर अभी चल भी रहा है। तो पूरे भारत में जितने भी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एक्सकैवेशन होता है, तो कुछ नई नई जानकारियाँ हमें हमेशा प्राप्त होते रहती है। और थीम्स में देखेंगे तो ओरिजिन, क्रोनोलॉजी, डिक्लाइन, इंपॉर्टेंट एविडेंस या फाइंडिंग कह सकते हैं। उसके बाद मेन फीचर क्या है, मेन फीचर पे हम लोग बात कर रहे थे कि, और उसमें भी जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कहा जाए तो है टाउन प्लानिंग है। टाउन प्लानिंग या जो सेटलमेंट्स है, टाउनशिप है, या फर्स्ट अर्बनाइजेशन जिसको कह सकते हैं, ये है। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कौन कौन से हो रहे थे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लोग क्या कर रहे थे। इसका हमने एक पीछे हमने प्रीव्यू देखा था कि इन जो नियोलिथिक एज है, नियोलिथिक एज में जो मनुष्य है, मानव है, वो खेती करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे करके वो अपना सेटल्ड लाइफ व्यतीत करना शुरू कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ नोट करने वाली चीज़ है कि नियोलिथिक एज में सरप्लस फूड का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, यानी आवश्यकता से अधिक फूड का प्रोडक्शन लोग नहीं कर पा रहे थे। और जैसे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में आते हैं तो लोग अब कम्युनिटी में रहना पसंद करने लगते हैं, ग्रुपिंग्स बना के रहते हैं। और फिर वो अब इंडस, तो एक जो इंडस रिवर है उसी से फिर इंडस करके वो, जैसे NCERT में हम लोग 6th का NCERT में 7th में पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो इंडस है, इंडस से आगे चलकर ही इंडस हुआ। फिर उसको और ग्रीक में सिंडोन भी कोई बोलता है, सिंडोन या इंडस करते करते हिंदूस ये पूरा हिंदुस्तान करके हो गया। ऐसा जो जितने भी जो आपको NCERT में दिया हुआ है उसके आधार पर हम बोल रहे हैं, ये मेरा अपना नहीं है। उसके बाद इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है वो है हड़प्पा, और इसको हड़प्पन कल्चर भी उसी साइट के आधार पे कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई थी, हैं। और फिर हम लोग फर्दर देखेंगे थीम्स में, हम लोग देख रहे थे कि अभी हम लोग जो टाउन प्लानिंग है या अर्बनाइजेशन है, उसको जो मेन फीचर्स है हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। कि जो ईंटों का आकार कैसा था, वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट एडवांस सिविलाइजेशन इसको क्या बनाता है, तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो बर्न्ट ब्रिक्स है, यानी पके हुए जो ईंट हैं, वो और किसी उस कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन में नहीं मिलते हैं, चाहे वो मेसोपोटामिया हो या इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो या चाइनीज हो या उस समय का जो इंडस है, इंडस में ही केवल ये मिलता है। बाकी में अगर जो पिरामिड्स बने हुए हैं मिस्र के, तो वो सन ड्राइड जो ब्रिक्स हैं वो है, यानी धूप में पकाए हुए, धूप में पकाया गया, उनको आग में नहीं पकाया गया। और आग में पकाने की जो पद्धति थी
जो सिस्टम था या जो टेक्नोलॉजी इसको कह सकते हैं, जो टेक्निक था, वो भारतीय लोगों को पता था। यहाँ के जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो लोग हैं भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, तो उन लोगों को ये टेक्निक, ये जो टेक्नोलॉजी है पता था इसके बारे में कि सांचे में ढाल करके मिट्टी से बना करके जो ईंट है उसको धूप में सुखाना, और धूप में सुखाने के बाद फिर उसको आग में कैसे पकाया जाए। अभी भी जितने भी मकानों में देख सकते हैं तो ज़्यादातर ईंटों का ही प्रयोग होता है। पत्थरों के भी अब बनने लगे हैं, लेकिन ईंट पत्थर ये सारा, लेकिन अभी भी नॉर्थ इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो ज़्यादातर लोग प्रीफर करते हैं ईंट का ही। तो ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग एक और कैरेक्टरिस्टिक देखे थे कि जो उसका जो साइज़ होता है वो सेम शेप एंड साइज़ का होता है और पका हुआ ईंट होता है। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स है, बरियल प्रैक्टिसेस भी मिले हैं, जैसे बहुत सारे पॉटरीज मिले हैं। बरियल प्रैक्टिसेस में हम लोग कह सकते हैं कि लोगों को कैसे दफनाया जाता था। पॉटरीज में कह सकते हैं कि जो बर्तन बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे, यानी जो अभी का बर्तन है, खास करके अगर देखा जाएगा जो मिट्टी के बर्तन, उस समय जो मिट्टी के बर्तन बने होते थे उनका क्या पद्धति था, क्या टेक्नोलॉजी था, उससे लोग अवेयर थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग या नहीं। उसके बाद फिर जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या था, जैसे मान लीजिए कि लोग खेती करना शुरू कर चुके थे तो सरप्लस प्रोडक्शन भी हो रहा था, इसलिए में हम लोग ने देखा था। उसके बाद फिर देखते हैं कि उसके लिए स्टोरेज हाउसेज, वेयर हाउसेज भी बनाए जाते हैं, फिर उसको गार्ड करने के लिए उसके अगल बगल घर भी बनाए जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी शुरू कर दिया जाता है। यानी पूरा जो है अर्बन का सेटअप धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, वो अर्बनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है और वो जीरो से लेके बहुत एडवांस लेवल तक जाता है। देखते हैं कि 2 tiers तक भी हमें मिले हैं कि यानी 2 स्टोरीड कह सकते हैं कि 2 तल्ला छत ऐसा भी मकान मिला है हमें। एक में जो ऊपर वाला पोर्शन होता था उसको सिटाडिक बोला जाता था और नीचे वाले जो लोअर टाउन जिसको बोला जाता था। ऊपर वाले जो रूलिंग क्लास थे या जो उस समय के जो डोमिनेंट क्लास थे, यानी क्लास जैसे ही आता है तो हमारे मन में जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, डिवीज़न ऑफ वर्क जिसको कह सकते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर, उसका शुरुआत हो जाता है कि एक पर्टिकुलर जो लोग हैं वो कौन कौन सा काम करना चाहेंगे। इसमें बहुत सारे थीम्स मिल जाएंगे, जैसे हमें स्टोन टेक्नोलॉजी क्या है, इस पूरे सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, या फिर अर्बन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है, और इंडस वैली तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। उसके बाद मेटल, यानी उस समय जो लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसमें आखिर वो टेक्नोलॉजी उनको कैसे पता था। उसके बाद फिर जो वेट है, मेजरमेंट के क्या क्या थे, यानी जो वस्तुओं को तौलने की, मापने की कौन कौन सी पद्धति थी। बहुत सारे सील्स मिले हैं, यानी अभी भी सील्स का प्रयोग किया जाता है। सील्स एक ऑथेंटिक चीज़ हो जाता है ये बताने के लिए कि ये जो भी जिस भी व्यक्ति से बिलोंग करता है वो ऑथराइज्ड है, ऑथेंटिक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्राफ्ट सेंटर्स बहुत बनाए गए थे। अभी भी जैसे खास करके उत्तर प्रदेश कर लिए तो एक ज़िला वो एक चीज़ को, यानी प्रत्येक ज़िला, अगर कोई ज़िला है तो वो ज़िला किसी एक चीज़ का निर्माण करेगा, ऐसा चीज़। तो वो क्राफ्ट सेंटर उस समय कहाँ कहाँ थे, कौन कौन से थे, ये जितने भी साइट्स हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, सबका कहीं ना कहीं कोई एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। सबके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, ठीक है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था उस समय का, और जो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर कैसा था उस समय का, यानी देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े घर बने होते थे उसका स्ट्रक्चरल आखिर कैसा था वो, ठीक है। उसके बाद जैसे पोर्ट जोन्स बहुत सारे, जैसे लोथल हो गया, या और भी जितने भी जो खास करके समुद्र के किनारे वाला जो पोर्शन है, गुजरात में बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे हमको। तो पोर्ट जोन्स कौन कौन से थे, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसका सारे साइट्स का क्या था, यानी पूरे नॉर्थ इंडिया से लेके कहाँ तक वो डेक्कन के पठार तक वो चला जाता है पार्ट। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश का बहुत सारा पार्ट आ जाता है उसमें। फिर पश्चिम में तो ढेर सारे आपको जो इम्पोर्टेंट साइट्स वो देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो अभी जो पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया है, जिस पाकिस्तान में बहुत सारे जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, या फिर बहुत सारे पार्ट्स वहाँ चले गए हैं। बलूचिस्तान का एक इम्पोर्टेंट साइट था मेहरगढ़, देख सकते हैं, जहाँ से प्रथम बार हमें जो प्राप्त होता है कि वहाँ कोई फूड ग्रेन्स है जो एग्रीकल्चर करना मनुष्य शुरू करता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके सारा देखते जाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में लोग कितने एडवांस हो चुके थे, क्या कर रहे थे, और क्या और कैसे इसका धीरे धीरे डिक्लाइनेशन या फिर इसका डाउनफॉल होते कैसे गया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे, आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि अभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो खास करके जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है,
वो अभी उतना फर्टाइल नहीं है जितना उस समय था, क्योंकि उस समय बारिश बहुत ज़्यादा होती थी और बारिश होने के कारण वो पूरा जो है नदियों के किनारे पड़ता था। नदी किनारे के पड़ने के कारण जो एलुवियल सॉइल्स था वो बहुत ज़्यादा हो जाता था और इस कारण से उस समय जो लैंड था वो बहुत फर्टाइल होता था। और इसी कारण से जब भूमि कोई उपजाऊ होगा तो वहाँ जो फसल हैं, जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे होंगे, तो होता रहता था। ठीक है। जैसे कालीबंगा का जो कालीबंगन खास करके जो राजस्थान में एक साइट मिला है, और लोग आपको फसलों की कटाई के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाते थे। ठीक है। और उस समय जो ग्रामीण सभ्यता से चल के एक टाउनशिप के तरफ जो बढ़ रहा था, उस समय ग्रामीण सभ्यता से निकल के एक अर्बनाइजेशन की ओर पूरी जो सभ्यता बढ़ रही थी आगे की तरफ, उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि गाँवों में बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मोर देन सफिशिएंट कह सकते हैं कि प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन हुआ करता था और वो लोग शहरों में ले जाके बेचा करते थे। अगर मोहनजोदड़ो मूवी अगर आप लोग देखे होंगे या नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि हिस्टोरिकल मूवी है तो देख लेना चाहिए थोड़ा। इससे एक मोटा मोटी जो पढ़े लिखे चीज़ें रहते हैं हम लोग वो एक और अच्छा से क्लैरिफिकेशन, एक विजुअलाइजेशन बन जाता है, तो देख सकते हैं। तो देखा जाएगा कि ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन की तरफ चलता है और एडवांस हो जाता है, और उस समय पूरे वर्ल्ड में ये एडवांस हो जाता है, खास करके टेक्नोलॉजी में, ट्रेड में, या फिर इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसकी जो मॉन्यूमेंट्स हैं या जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, उस सारे क्षेत्रों में या इस समय के लोग बहुत आगे निकल के चले जाते हैं। तब हम लोग देखेंगे द स्टोरी ऑफ एग्रीकल्चर, यानी व्हीट, बार्ली, मिलेट्स एंड राइस, इन सारी चीज़ों से लोग अवेयर हो चुके थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और इसका प्रोडक्शन वो बहुत व्यापक स्तर पे किया करते थे और इसका व्यापार भी वो लोग अच्छे तरीके से किया करते थे। देख सकते हैं कि जो व्हीट है आपको, उसके बाद बार्ली है, राइस है और मिलेट्स है। मिलेट्स मतलब जो बाजरा होता है ना, बाजरा, ओ। तो ये बार्ली का हमें एविडेंस मिल गया है। बार्ली आपको खास करके अगर भारत की बात करें हम लोग, तो भारत में आपको जो बनावली है, एक स्थान बनावली में, वहाँ से बार्ली का एविडेंस आपको प्राप्त हुआ है। व्हीट है मेहरगढ़, देख सकते हैं, मिलेट्स है, राइस है। राइस तो ये सारी चीज़ें, अब वो जो पूरा कल्चर है ना, वो पूरा कल्चर वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अभी भी हम लोग यही सारी चीज़ें खाते हैं। और एक स्टोरी और है इससे रिलेटेड कि हमारे जितने भी जो पूर्वज थे, आज जो भी चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं, जिस भी प्रोडक्शन का हम लोग आपका कंजप्शन करते हैं, उसका खपत करते हैं, इसके पीछे हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस रहा है। मान लीजिए कि ये फूड ग्रेन्स, अब तो हम एडवांस हो चुके हैं और सारी चीज़ें हमें पता है। इसके एक आपको दाने से निकाल करके, एक दाना से ही हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें कितने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। उसके बाद आपको जो पूर्वज थे, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं या जानवर्स होते हैं, बहुत जहरीले होते हैं, वो हार्मफुल होते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो अगर पहली बार कोई व्यक्ति उस चीज़ को खा रहा होगा और अगल बगल जो लोग देख रहे होंगे, अभी भी जो बड़े बड़े घराने हैं या गांव देहातों में भी सबसे पहले कोई खाना वगैरह है तो कुत्तों पे ट्राई किया जाता है, या जो साइंटिस्ट लोग हैं किसी चीज़ का, वैक्सीन का, किसी चीज़ का अगर वो ट्रायल करते हैं तो जानवरों पे करते हैं, चाहे वो कुत्ते हो गए या मंकी हो गए या फिर रैट्स हो गए या खरगोश हो गए, इन सब पे। तो ये पूरा जो सिस्टम रहा है फूड ग्रेन्स का, हमारा जो पूरा कल्चर रहा है, इसके पीछे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, कितने लोग अपने प्राण गंवा दिए होंगे। उसके बाद हमें पता चला है कि हाँ, ये फूड ग्रेन्स से खा सकते हैं, ये फ्रूट्स खा सकते हैं, ये जो वेजिटेबल्स इसको खाया जा सकता है, हानिकारक नहीं है। वरना बहुत सारे ऐसे आपको प्लांट्स मिल जाएंगे जो जहरीले होते हैं। ठीक है, बहुत सारे फूड ग्रेन्स खाएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए सूटेबल नहीं होगा। तो आखिर कैसे पूरा कल्चर अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि जो नॉर्दर्न बेल्ट है या पूरा नॉर्थ इंडिया या पूरा इंडिया, अभी सदर्न इंडिया में हम रह रहे हैं, तो यहाँ चावल का ही सारी चीज़ें, आपको इडली जो भी बनता है वो भी चावल का ही, डोसा भी बनेगा तो चावल का ही, और दिन में जो सपाड़ जिसको बोला जाता है खाना, वो चावल का ही। तो चावल का इस्तेमाल यहाँ ज़्यादा है, लेकिन उस रेशियो में यहाँ उसका प्रोडक्शन बहुत कम है। नॉर्थ इंडिया में देखा जाए तो खास करके जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है, वहाँ गेहूं का प्रोडक्शन अभी भी बहुत ज़्यादा होता है। ईस्टर्न पार्ट में उत्तर प्रदेश, बिहार में, बंगाल में तो सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि कम से कम 2 बार वहाँ जो धान के जो फसल है उसकी कटाई हो जाती है। आंध्रा में भी धान का जो कटाई लगभग 2 बार हो जाता है। तमिलनाडु में भी जो गर्मा धान होता है, लेकिन यहाँ का जो रेट है वो रेट कंपेरेटिवली बहुत कम है। रेट मतलब जो दर बोलते हैं ना हम लोग कि पर हेक्टेयर कितना क्विंटल हो अनाज का उत्पादन होगा, वो साउथ इंडिया में कम है।
केरला में तो वैसा जो फूड ग्रेन्स है वो नहीं है, बाकी यहाँ फ्रूट्स वगैरह जो स्पाइसेज हैं, कार्डमम है या फिर ब्लैक पेपर है, यानी काली मिर्च कर सकते हैं, या जो इलायची कह सकते हैं, इलायची का तो बागान ही है। अभी जहाँ हम रह रहे हैं यहाँ ब्लैक पेपर का वो एक लतर होता है। तो ये फूड ग्रेन्स को टेस्ट करने में हमारे पूर्वज कितनी कुर्बानियाँ दिए होंगे, तब हम समझ पाते हैं कि हाँ ये एप्पल है तो खाने वाला चीज़ है, ठीक है। और ये कोई वेजिटेबल्स है तो खा सकते हैं, फूड ग्रेन्स है तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से पका के खाया जा सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। फार्मर स्टिल ग्रो क्रॉप्स इन फील्ड्स एट द एज ऑफ द डेजर्ट यूजिंग वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर। अभी भी देखा जाए तो कंपेरेटिवली जो है इंडस जो रिवर है उसके आसपास का जितना इलाका है वो ऑलमोस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसका बहुत सारा पार्ट डेजर्ट हो चुका है। लेकिन अगल बगल के जितने भी जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो इंडस से जो इंडस रिवर है उस नदी का पानी का इस्तेमाल करके ही आपको वहाँ खेती किया करते हैं। ये फिर देख सकते हैं कि सोशल लाइफ ऑफ द पीपुल, यानी फूड तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बैटरी हमारा चार्ज नहीं रहेगा तो फिर हम क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट बन जाता है और इसीलिए सबसे पहले मनुष्य अपने भोजन की व्यवस्था करता है अपने सर्वाइवल के लिए। तो अर्लियर जो ह्यूमन बींग्स थे हम लोग देखे हैं कि वो फिर या तो शिकार किया करते थे या फूड गैदरिंग करते थे, फल फूल का इस्तेमाल किया करते थे। वो सेम चीज़ें अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन उसका जो पैटर्न है, जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी बदल गई है। अभी जैसे देखें मॉडर्न डे में जैसे इडली, अभी जैसे तमिलनाडु में या जो सदर्न पार्ट में ये व्यापक स्तर पे इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है। राइस भी अभी आपको मिल ही जाता है हर जगह। हम लोग अगर नॉर्थ इंडिया के हैं तो हम लोग सुबह में वो आपको रोटी चाहिए, फिर रात को रोटी चाहिए, दोपहर में थोड़ा बहुत आपको चावल मिल जाए, तो वो सारी चीज़ें, यानी हमारा जो मेन फूड ग्रेन्स वो है, ठीक है। और जैसे डेट्स वगैरह का भी आपको है कि जो डेट्स है अपने नाश्ते में, या खजूर का इस्तेमाल खास करके जितने भी जो अभी जो खाड़ी देश हैं जितने भी, वो इसका इस्तेमाल वहाँ ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एविडेंसेज हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ग्रेनरीज का मिला, ग्रेनरीज मतलब जो स्टोर हाउस होते थे जहाँ से फूड ग्रेन्स को वहाँ रखा जाता था, तो बहुत सारे ग्रेनरीज का भी एविडेंसेज हमें प्राप्त हुआ है। आखिर क्यों? क्योंकि अगर सरप्लस प्रोडक्शन होगा, यानी आवश्यकता से अधिक प्रोडक्शन होगा, तो उसको स्टोर हाउस में रखना पड़ेगा, और उसको जब स्टोर हाउस में रखेंगे तो फिर धीरे धीरे उसका जो कमर्शियल या जो ट्रेड एक्टिविटीज़ में लोग लिप्त हो जाएंगे, यानी उसको धीरे धीरे बेचना शुरू कर देंगे। तो जहाँ स्टोर हाउस बनाया जाता था या जो स्टोरेज बनाया जाता था उसके आसपास बहुत सारे घर बनाए जाते थे, उसका देखभाल करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, जो कि प्रीवियस वीडियोज़ में हम लोग देख चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। तो ये हमारा पूरा जो एग्रीकल्चर का माने ये सारी चीज़ें रहा है। दिस ग्रेनरी इन हड़प्पा इज अ ब्रिक स्ट्रक्चर दैट वाज बिल्ट ऑन अ मैसिव फाउंडेशन ओवर 45 मीटर्स नॉर्थ साउथ एंड 45 मीटर्स ईस्ट वेस्ट, यानी एक पूरा चौराकार इसकी आकृति होती थी 45 मीटर्स इंटू 45 मीटर्स करके, और ये एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं। तो फिर देख सकते हैं कि ये जितने भी जो लोग हैं तो उस समय के जो लोग हैं, अब खास करके जैसे इंडस पीपल प्रोड्यूस व्हीट, बार्ली, राइस, पीस, ये सारा एग्जांपल हम लोग, पीस मतलब जो मटर है, यानी मटर से भी लोग आपको परिचित थे। राई, रागी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उससे भी लोग परिचित थे, ठीक है। बार्ली, व्हीट, राइस, ये सारी चीज़ें लोग परिचित थे। इंडस के जो अर्लीस्ट पीपल थे वो कॉटन का भी प्रयोग, यानी कॉटन का भी जो प्रोडक्शन है करना धीरे धीरे स्तर पे वो शुरू कर चुके थे। भारत में अगर देखा जाए तो राइस का एग्जांपल हमें जो लोथल जो कि अभी गुजरात में, जो कि एक बहुत बड़ा डॉकयार्ड हुआ करता था, वहाँ से जो हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसका वहाँ भी एक ह्यूज ग्रेनरी आपको मिल जाता है, और ह्यूज ग्रेनरीज का सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका जो मोहनजोदड़ो का एरिया है वो है। तो पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें ये देखने को मिलता है कि जो एग्रीकल्चरल है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ है वो बहुत व्यापक स्तर पे हो रहा है, और जो फूड का प्रोडक्शन है वो सरप्लस हो रहा है। तभी तो भारत का जो रिलेशनशिप है जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन उस समय की जो थी उससे देखने को मिल जाता है, और उसके बाद फिर आपको जो इजिप्ट यानी जो मिस्र के लोग थे वो। और एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे कि जितनी भी जो सभ्यताएं विकसित हुई है वो सब नदियों के किनारे ही विकसित हुई। चाहे आप मेसोपोटामिया का ले लीजिए तो फ्रेट्स रिवर एंड टिग्रिस रिवर के किनारे हुआ है। इजिप्ट का आपको जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर के किनारे उसका आपको एग्जाम्पल मिल जाता है कि ये नील नदी के किनारे, नील नदी की देन मिस्र, ऐसा एक हमारे 6th या 7th में आपको एक चैप्टर ही था पढ़ने के लिए।
तो नील नदी की देन में। उसी प्रकार जैसे भारत का जो नॉर्थ प्लेन है, जिसको गंगेटिक प्लेन हम लोग कह सकते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार का जो रीजन है वो जो पूरा अभी फर्टाइल है, वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वो हैं, और इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पढ़ ही रहे हैं कि इसके जितने भी जो 5 और ट्रिब्यूटरीज थे, जो सहायक नदियाँ थी, उन सबों की मदद से एक सभ्यता का निर्माण हुआ, जिसको हम लोग आज इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में क्या क्या हमें देखने को चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में यानी उस समय के लोग, ये नेक्स्ट हमारा थीम है, उस समय के लोग जो पशु हैं, जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, उनको पालना पोसना शुरू कर चुके थे, यानी उसका डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि उनको चाहिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में उनको यूज करना होता है अपना खुद की सुरक्षा के लिए, या फिर उनका इस्तेमाल जो बीस्ट ऑफ बर्डन के रूप में वो लोग किया करते थे, यानी जो माल ढुलाई के रूप में। जैसे डॉकयार्ड हम लोग लोथल का देखेंगे तो फिर उसके आसपास जितने भी जो खाने पीने की चीज़ें लोग उगाया करते थे, वो फिर आपको जो नाव है, जो बोट्स होते थे, उस पर लाद करके दूर दराज के और भी जितने भी जो आपका अरेबियन ओशन में उसके पार जा करके, खास करके जितने भी जो खाड़ी देश हैं, चाहे वो मिस्र हो, मेसोपोटामिया या जो पर्सिया, ईरान का जो इराक का क्षेत्र है, वहाँ से व्यापारिक संबंध हमारे इस्टेब्लिश किया करते थे लोग। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से जानवर जो थे, जैसे ऑक्स का आपको एग्जांपल मिल जाएगा। ऑक्स मतलब जो बैल है, बुफलोज है, यानी जो भैंस का, ठीक है। गॉड्स बकरियां, आपको जो एक सील है ना, वहाँ से प्राप्त हुआ है कि बुफेलो भी हैं, राइनोज भी हैं, सीप भी हैं, पिग्स भी हैं। तो इन सारे जानवरों का बहुत व्यापक स्तर पे आपको प्रोडक्शन, डोमेस्टिकेशन जो आपको उस समय के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो किया करते थे। यानी उनको जानवरों को कैसे पालना है, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये भली भांति पता था। डॉग्स, कैट्स का भी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एसेज एंड कैमल्स दे वर यूज्ड एज बीस्ट ऑफ बर्डन, यानी जो खच्चर जिनको बोलते हैं ना, जो खच्चर होते हैं, या फिर जो ऊँट का उस समय इस्तेमाल होता था बीस्ट ऑफ बर्डन के रूप में, यानी माल ढुलाई के रूप में। अब खास करके अभी कभी जो इंडस देखेंगे तो इंडस के जितने भी जो एरियाज हैं आसपास, पाकिस्तान में बहुत सारा पार्ट चला गया है, तो वहाँ रेगिस्तान टाइप का है, राजस्थान का बहुत सारा पार्ट है, गुजरात का, तो वहाँ कैमल्स जो हैं, कैमल्स का प्रयोग करके लोग अपना माल ढुलाई का काम किया करते थे। ये भी हमें मिल रहा है। और फिर देखेंगे कि हाँ, एक और है कि जब कैमल्स हैं, डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो क्या घोड़े का एग्जाम्पल मिलता है क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन में? तो इसके उस समय घोड़े होते थे या उनका इस्तेमाल किया जाता था या नहीं, इस पे इतिहासकारों में इतिहासकार एक मत नहीं है। कोई बोलता है कि हाँ एविडेंसेस मिले हैं, वो डाउटफुल नज़रिए से देखते हैं उसको कि मिले हैं, लेकिन डाउट है, वो कहीं क्लैरिटी नहीं है। तो इसको वैसे ही रखेंगे हम लोग कि हो सकता है कि उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी पक्का एविडेंस हमें घोड़ों के इस्तेमाल के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन तक नहीं मिला है, क्योंकि कोई एग्जाम्पल्स, क्लियर कट एग्जाम्पल हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अब जैसे रिमेन्स रिपोर्टेड फ्रॉम सुरकोतड़ा एक आपका जो वेस्टर्न गुजरात का एरिया है, वहाँ से कुछ रिमेन्स मिले हैं, जिसके आधार पे अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय के लोग जो है घोड़े का प्रयोग किया करते थे, उसको डोमेस्टिकेटेड किया करते थे या नहीं। लेकिन ये भी एक डाउट के नज़रिए से ही, बट लेकिन जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था या इंडस वैली सिविलाइजेशन था, दैट वाज नॉट हॉर्स सेंटर्ड, मतलब वो घोड़े के इर्द गिर्द घूमने वाली जो सभ्यता नहीं थी कि घोड़े उस समय पाले जाते थे या नहीं पाले जाते थे, वैसा कोई ऐसा क्लियर कट एग्जाम्पल हमारे पास नहीं। हाँ, एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जो राइनोस हैं, राइनोस का एग्जांपल जो सील्स मिला है, सील्स में जो कलाकृतियाँ दिखाई दी गई है, जो सील्स पे जो फिगरिंग्स किए गए हैं, उसमें दिखाई देता है कि जो राइनोस हैं, एलिफेंट्स हैं, डियर्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें उस समय प्राप्त हुए हैं। तो हमारा आज का थीम ये था कि एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स में क्या था। जैसे अब देख सकते हैं कि बहुत सारा जो डॉक यार्ड है, ठीक है, पोर्ट जोन्स हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान ले जाने के लिए, ढुलाई करने के लिए जानवरों का इस्तेमाल अभी भी दूर दराज के क्षेत्रों में होता है। खास करके गांव देहातों में ईंटा वगैरह ढोने के लिए जो गधे हैं, जो खच्चर हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो उस समय भी लोग किया करते थे। ठीक है,
तो ये हमारा आज का बस 2 ही थीम रहने थे। फिर हम नेक्स्ट जब आएंगे तो और भी जितने जो रिमेनिंग थीम्स हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, सोशियो रिलीजियस इकोनॉमिक कंडीशन क्या था उस समय के, यानी सोसाइटी कैसा था, रिलीजन कैसा था, और उस समय का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ये सारी जितने भी जो थीम्स हैं हम लोग सब चीज़ें धीरे धीरे पढ़ना शुरू, यानी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अम्यूजमेंट्स के क्या क्या साधन थे, ठीक है। कॉस्मेटिक्स के भी एग्जांपल, जो लिपस्टिक वगैरह है ना, इसके भी एग्जांपल्स आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन में मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वो जो एक जोन है ना खेल वाला, उससे हम लोग बाहर निकल के और फिर से अपने पढ़ाई लिखाई में संलग्न होते हैं, और फिर अच्छे तरीके से और भी इस चीज़ को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे। और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, और इसको बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फीडबैक ज़रूर दें ताकि और फर्दर हम इम्प्रूवमेंट कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।